नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के सियासी समर में उम्मीदवारों की छवि को लेकर घमासान दिखाई दिया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक दूसरे के बड़े बड़े नेताओं पर आपराधिक छवि के गंभीर आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह नया उत्तर प्रदेश है जहां सार्वजनिक तौर पर दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क होती है और बाद में वो अब सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर घूमते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट दंगाइयों की सूची है। उन्होंने कहा, कातिल, गैंगस्टर, किडनैपर, रेपिस्ट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कोई जेल में है, कोई बेल पर। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की टीम के कप्तान, उप कप्तान और अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है। अब बड़े बड़े नेताओं के बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन उम्मीदवारों की आपराधिक छवि को लेकर, क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, हमने इसकी तहकीकात की। आज उत्तर प्रदेश से ऐसे कई वीडियोज आए जो इस बात का सबूत है कि यूपी इलेक्शन में किस तरह से बाहुबली, अपराधी छवि के उम्मीदवारों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, उनका असर दिखाई दे रहा है। ऐसे उम्मीदवार लोग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इन वीडियोस में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। कोई देख लेने की बात कह रहा है, कोई गिन गिन कर बदला लेने की। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी या आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए बीजेपी इसे इशू बना रही है। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर इनमें से कई अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। मजे की बात है कि जिस उम्मीदवार को धमकाया जा रहा है वो धमकाने वाले की अपनी पार्टी का है। जैसे धमकी यह दी गई कि अगर कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को जाटों ने सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं दिया, तो शामली की सीट पर मुसलमान आरएलडी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। यह सियासत का ऐसा रंग है जिसके सबूत आमतौर पर मुश्किल से मिलते हैं। हमने दोनों तरफ के लोगों से बात की, दोनों पक्षों की बात जानने की कोशिश की। यह वीडियो शामली का है। शामली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने प्रसन्न चौधरी को मैदान में उतारा है। प्रसन्न चौधरी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रसन्न चौधरी जब अपने क्षेत्र के लोगों से वोट मांग रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, उसी वक्त एक नौजवान ने आरएलडी के उम्मीदवार को धमकाना शुरू किया। इस नौजवान ने कहा, शामली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन कैराना में जाट नाहिद हसन को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर कैराना में जाट नाहिद हसन को वोट नहीं देंगे तो शामली के मुसलमान आरएलडी के जाट उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में यह शख्स ये कहता हुआ सुनाई देता है, अगर जाटों ने कैराना में नाहिद हसन को सपोर्ट नहीं दिया तो जाटों का इलाज कर देंगे। अगर कैराना में जाट नाहिद हसन को हराएंगे तो शामली में प्रसन्न चौधरी को मुसलमान चुनाव जीतने नहीं देंगे, 2 मिनट में सबक सिखा देंगे। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ प्रसन्न के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उनका मुल्क कल खबर आ रही हो। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट है। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। जो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे। शामली कैराना के बगल की विधानसभा सीट है। कैराना से नाहिद हसन उम्मीदवार हैं। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में वो जेल में है, लेकिन उनके समर्थक जेल के बाहर उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन का अंदाज अलग है, ये नाहिद हसन वाला ही स्टाइल है। नाहिद हसन के इस सपोर्टर का एक और वायरल वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। नाहिद हसन के सपोर्टर का यह वीडियो योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर शलमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर शेयर किया है। शलमणि त्रिपाठी ने लिखा, आरएलडी के जाट प्रत्याशी को खुलेआम धमकाते नाहिद हसन के समर्थक। यह वीडियो उस वक्त का है जब आरएलडी के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी चुनाव कैंपेन के लिए कांधला में थे। प्रसन्न चौधरी एक मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मांगने गए थे, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नाहिद हसन का समर्थक आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी के सामने ही जाटों को धमकाने लगा
उसने कहा कैराना में जाट वोटर्स नाहिद हसन के साथ खेल कर सकते हैं। अगर जाटों ने ऐसा किया तो फिर शामली में 90,000 मुसलमान वोटर आरएलडी उम्मीदवार को इसका सबक सिखाएंगे। नाहिद हसन के सपोर्टर ने खुलेआम कहा, अगर नाहिद हसन के साथ कैराना में गड़बड़ी हुई तो फिर शामली में मुस्लिम वोटर्स गड़बड़ी करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उनका मुंह में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे वहाँ 24,000 24,000 जाट हैं। वे लोग यूं कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जांच भाई, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब मैं अच्छी बात सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले, छोड़ बात करेंगे। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है चलो कोई बात नहीं, जुड़े हुए हैं, नहीं है आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल कहने वाले। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? इस वीडियो से यह तो साफ है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भले ही हाथ मिला लिया हो, मिलकर रणनीति बनाई हो, लेकिन यह जमीन पर दिखाई नहीं देता। वीडियो में आरएलडी के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने समझदारी से बात की। वो ये कहते दिखाई दिए कि इस तरह की बातें पब्लिकली नहीं हो सकती, बैठकर बात कर लेंगे। वो आपस में मिल बैठकर बात सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जो शख्स जाटों को सबक सिखाने की बात कह रहा है वो अपनी बात पर कायम रहा और बार बार वही बात कहता रहा, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी बात कही और सिर्फ कही नहीं बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगर वीडियो सामने ना आता तो शायद ये मुद्दा ना बनता। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने चौतरफा हमला शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता और केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने कहा, ये दो नेताओं का गठबंधन है, जनता का अलायंस नहीं है। जहां तक देख लेने की बात है तो पहले भी देखा है और आगे भी देखा जाएगा। मुझे पता था ऐसी बातें आएंगी, मैं पहले ही समझता था ये गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन नहीं है, ये ऊपर नेताओं का गठबंधन हुआ है, जनता का गठबंधन नहीं हो सकता। क्योंकि विचारधारा बिल्कुल अलग है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरे लोग हैं जो हमेशा तनाव पैदा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी हो, उसे हमेशा गलत उसमें लिप्त रहा है, तो ये तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तनाव करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। इन्हें जो तनाव कर रहे हैं तो ये वही है नाहिद हसन है जो कहता था दंगे के मुकदमों का फैसला नहीं होने दूंगा। जवाब तो वे नेता थे जिन्होंने समर्थन दिया है, टिकट भी नहीं दिया, समर्थन दिया है। ये जवाब लोकदल के नेताओं को देना चाहिए कि जो फैसले ना होने देता हो, जो चरण सिंह का अपमान करता हो, क्या उसके लिए वोट मांगेंगे? मैं यही कहूँगा कि होश में रहें, ऐसी बातें ना कहें, तनाव पैदा मत करें, वरना जवाब दिया जाएगा। इस तरह का तनाव बिल्कुल पैदा मत करें। शामली के उनमें मंत्री जी जो नाहिद के समर्थक है, उन्होंने वीडियो जारी किया है कि जाटों को देख लेंगे, तो इसमें क्या कहेंगे? पहले भी देखे थे, आगे भी देख लेंगे भाई। शामली में आरएलडी के प्रसन्न चौधरी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार तेजिंदर सिंह निर्वाल चुनाव के मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी को विश्वास है कि मुसलमानों के सारे वोट गठबंधन को मिलेंगे और उन्हें लगता है कि हिंदू वोटों का बंटवारा होगा। इसीलिए शामली सीट पर उन्होंने जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। लेकिन कैराना में जाट समाज के रुख का असर शामली में दिखाई दिया। अब अगर शामली में कोई कहता है कि अगर जाट कैराना में नाहिद हसन को वोट नहीं देंगे तो फिर शामली में मुसलमान प्रसन्न चौधरी का साथ नहीं देंगे। इससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की परेशानी बढ़ सकती है। और इसी उम्मीद में बीजेपी के उम्मीदवार तेजिंदर सिंह निर्वाल कह रहे हैं कि जाट समुदाय के लोग राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। जाट कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जा सकते जो गुंडा, माफिया और अपराधी हों। तेजिंदर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ धोखा किया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को आरएलडी के टिकट पर मैदान में उतार दिया। उस गठबंधन में एक तरह से अखिलेश जी ने जयंत चौधरी जी का एक तरह से राजनीतिक रूप से उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने
किसी भी तरह मैनेज कर लिया, लेकिन सारे टिकट समाजवादी के लोगों को दिलवा दिए। और उधर अगर जाति की बात करें तो भाजपा ने 21 टिकट जाट को दिए हैं, उन्होंने 3 टिकट जाट को दिए हैं। इधर वोट करेंगे तो 21 जीतेंगे। 21 में कोई मुझसे नाराज होगा, किसी और से बात कर लेगा, उनसे नाराज होगा, मैं मिल जाऊंगा, ऐसे सबके लिए विकल्प रहेंगे। तो वो न तो जातिवाद के स्टैंड पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद उनके अंदर पहले से है नहीं, राजनीति की कोई सोच नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रचंड चौधरी के सामने ही एक शख्स है जो मुस्लिम है, वो जो ये कह रहा है कि यहाँ के जो करीब 70-80 हजार 90 हजार मुस्लिम हैं वो भी यहाँ खेल खराब कर सकते हैं आरएलडी का, वो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं देंगे। देखो फिर ये मान लो अगर उनका ऐसा कहना है ना, मुझे नहीं पता किसने कहा, लेकिन अगर उनका ये कहना है तो मैं आपको बता दूं कि 90% वोट मृगांका जी को मिल रहा है जाट समाज का। वो कोई गुंडागर्दी के पक्ष में वोट नहीं करेगा जाट। और कैराना क्षेत्र के लोग तो सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, वो कैसे कर देंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनाता हूं, वो पक्ष जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रणनीति का खुलासा करेगा। यह सही है कि बीजेपी ने इन इलाकों में 23 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 3 जाटों को टिकट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पूरा यकीन है उन्हें जाटों का भी वोट मिलेगा और मुसलमानों का भी। शामली से आरएलडी के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने कहा, जो वीडियो चलाया जा रहा है असल में उस वीडियो में दिख रहे लड़के ने जाटों को धमकाने जैसी कोई बात नहीं कही थी। जाटों और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की यह बीजेपी की चाल है। बीजेपी इस साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगी। ये बीजेपी के कुछ एजेंट हैं, बीजेपी के कुछ दलाल हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। ये हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। ये जाट और मुसलमान की बात करके यहाँ जहर घोलना चाहते हैं। ये तो आपके सामने ही हुआ था, आपके सामने एक शख्स ने कहा था, ये 2 से 3 दिन पहले का वीडियो है। तो वो शख्स कौन था कि आपने बात की, कौन था? उसको बार बार ये भी कहा जा रहा था कि वीडियो में ऐसी बातें खुले में नहीं करनी चाहिए। देखो, जब कहीं 100 आदमी इकट्ठे होंगे, 50 आदमी इकट्ठे होंगे, वहाँ कौन किस मानसिकता का आ जाएगा हमें नहीं पता। धमकाया जा रहा था यहाँ पर जाटों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। मैं वहाँ था, धमकाने वाली बात तो कुछ थी नहीं। वो टोन ऐसा था कि अगर वहाँ के जाट सपोर्ट नहीं करेंगे नाहिद हसन को, तो यहाँ के जो मुस्लिम है 90 हजार मुस्लिम, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सारा का सारा 100% जाट नाहिद हसन को सपोर्ट कर रहा है और सारा का सारा मुस्लिम जाट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। मेरे विचार से वहाँ ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं जो वीडियो बन गई, फुलाना बन गई, बवंडर बना दिया। विवाद शामली सीट का है, वीडियो शामली का है, लेकिन इसका असर कैराना में हो रहा है। कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस कैराना में मृगांका सिंह को टिकट दिया है। मृगांका सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इन्हीं हरकतों की वजह से जनता नाराज है। जिस व्यक्ति ने जाटों को सबक सिखाने की बात कही है, उसे पकड़कर तुरंत जेल में डालना चाहिए। वोट सबका अधिकार है और मेरा विश्वास है कि कोई इनकी धमकी में आने वाला नहीं है। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगी कि ऐसे शख्स पे कार्रवाई की जाए। यही विध्वंसक सोच के कारण मुझे लगता है जनता उनको नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अपना समर्थन देगी। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने नाहिद हसन की बहन इकरा हसन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और इसके बाद गोनिका ने वीडियो में दिख रहे लड़के के बारे में पता लगाया। जानकारी मिली, इस लड़के का नाम अरशद है। अरशद आरएलडी के उम्मीदवार का करीबी है, वो उनके साथ कैंपेन में हर जगह मौजूद रहता है। अरशद का वीडियो सामने आने के बाद शामली में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पवार ने अरशद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, अरशद को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद अरशद ने कहा उसने माहौल खराब करने जैसी कोई बात नहीं कही थी। कैराना के कुछ वीडियो उसने देखे थे जिसमें जाट नाहिद हसन का विरोध करने का दावा कर रहे थे, इसीलिए उसने प्रसन्न चौधरी के सामने आकर कह दिया अगर जाट नाहिद हसन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शामली में मुसलमान भी गठबंधन के उम्मीदवार का साथ नहीं देंगे। कुछ नहीं है, बच्चों बोल रहे थे, बात कर रहे थे, किसी ने वीडियो बना ली, बस इस तरीके से बात है। कोई ऐसे वो नहीं है, मेरा कोई बोलने का कोई वो खास वो नहीं है। ये प्रसन्न चौधरी अपने ही है। लेकिन ये 2 वीडियो आपके आए हैं, आपने 2 वीडियो में बोला है कि वहाँ 24,000 अगर जाट वोट नहीं देंगे तो यहाँ 90,000 मुस्लिम वोट नहीं देंगे। वो गलत था, वो पूरी वीडियो नहीं है, वो बच्चों ने काट वीट के वो डाल दिया, नहीं वो पूरी वैसे कोई उसमें कोई बात नहीं की हमने। वो वीडियो में आती है, आपने ही बोला है। जी हाँ मेरे सी तो आपने बोला है ना वो। जी हाँ। तो ऐसा देख रहे हैं आप लोग कि ऐसे वहाँ जाट वोट नहीं कर रहे हैं कैराना में?
नहीं, कुछ वीडियो आई थी वहाँ की, गलत आई थी तो वो गलत हो गया हमारे से, लेकिन आगे नहीं ऐसा हुआ। तो यहाँ क्या मुस्लिम जो है वो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं देंगे? हाँ, प्रसन्न चौधरी को वोट देंगे। अरशद को लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया और शायद अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इन वीडियोस को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे तो हमने समाजवादी पार्टी में नए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को डिफेंड किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी खुद दंगा मास्टर पार्टी है, चुनाव का वक्त है, लोगों को बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी खुद दंगा मास्टर है। अपना वोट लेने के लिए कभी भी कुछ भी किसी भी निचली हद तक जा सकती है, और जब इनको सत्ता जाने का खतरा रहता है तब ये दंगा इनका हथियार हो जाता है। पूरे प्रदेशवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश और दंगे की कोशिश से सावधान रहेंगे, भाईचारा और सौहार्द बना करके। स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब बीजेपी के उन नेताओं ने दिया जिनके साथ 2 हफ्ते पहले तक स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा समाजवादी पार्टी तमंचावादी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भय का माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। एक भय का वातावरण बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी फिर से कर रही है। लोगों को एक वो पुराना दौर याद दिला रही है कि देखो ये हमारे चेहरे हैं, और अभी भी कई जगहों से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं इनके ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिसमें सीधी तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे और हम ऐसा कर देंगे और इनको सबक सिखा देंगे और हम जाटों को यूं कर देंगे, हमारी 15 करोड़ की आबादी है तो हम बहुसंख्यकों को यूं कर देंगे। तो ये कौन कह रहा है? ये समाजवादी पार्टी के नेता ही तो हैं जो लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। कैराना से पलायन किसने कराया था? समाजवादी पार्टी के नेता ही की वजह से तो लोग पलायन कर गए थे, जो आज वापस आए हैं अपने परिवारों के साथ। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की पुरानी हिस्ट्री बता दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का असली चेहरा, असली कैरेक्टर यही है। नाहिद हों या उनके दूसरे लोग हों, इन लोगों ने किस प्रकार वहाँ की जाट समाज को प्रताड़ित किया। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, हमारी एक बेटी के साथ जो छेड़छाड़ की घटना हुई थी, उस घटना के बाद उसके भाई को मारा गया और कार्रवाई नहीं हुई। उस समय मंत्री जो होते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, वो उनके बारे में आप जानते हो, उन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी और उसके बाद जो परिणाम था आपके समझ था। पूरे प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। बहुत विभत्स दिन थे वो उत्तर प्रदेश के लिए। मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों में जो दंगा फसाद हुआ था उसके लिए पूरी तरह समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को याद होगा और उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को इसका जरूर खामियाजा भुगतने के लिए कहेंगे। शामली का पड़ोसी जिला है मेरठ। मेरठ से भी इसी तरह की खबर आई। मेरठ साउथ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें आदिल धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल यहां तक कह रहे हैं कि एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए उसके बाद गिन गिन कर बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह वीडियो बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ये हैं सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी, जिनका कहना है कि हमारी सरकार आई तो हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। संबित ने आगे लिखा, ऐसे गुंडों के लिए दोबारा योगी सरकार जरूरी है ताकि गुंडों पर बुलडोजर चलता रहे। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आदिल चौधरी का बदला लेने की बात कहते हुए वीडियो सामने आया तो बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे, किससे बदला लोगे, किस बात का बदला लोगे, किस तरह का बदला लोगे। मेरठ साउथ सीट से आदिल चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार सुमिंदर सिंह तोमर ने कहा, समाजवादी पार्टी के वीडियो तो अब सामने आ रहे हैं, मेरठ के लोग तो पहले से ही समाजवादी पार्टी का चरित्र जानते हैं। जिस विचारधारा के वो लोग हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, मुझे लगता है ये उन्हीं के संस्कार हैं, यही उन्हें दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, और यदि मैं मेरठ साउथ की बात करूं, तो मेरठ साउथ 2017 के बाद
जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह के बयान देने वाले लोग अपने आप को सिर्फ चर्चित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि मेरठ दक्षिण के सम्मानित नागरिकों ने 2012 में, 2017 में, 2019 में, 2014 में इस तरह के लोगों को पहले भी सबक सिखाया और आगे भी सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी बोले। नकवी ने कहा, ऐसी बातें करके समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, धमकाने वाले धरती के अंदर चले जाएंगे। नकवी ने कहा, जिन लोगों ने अभी से तांडव शुरू कर दिया है, सोचिए खुदा ना खास्ता अगर इनकी सरकार बन गई तो ये क्या हाल करेंगे, जनता को कितना परेशान करेंगे। मुझे लगता है इस तरह की धमकी देने वाले जो है वो धरती के अंदर चले जाएंगे। इस तरह की धमकियों के आधार पर निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको समझ लेना चाहिए कि चुनाव में नॉमिनेशन के साथ साथ वो अपने जेल जाने के नॉमिनेशन को भी भर रहे हैं अगर इस तरह की हरकतें करेंगे। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से दंगों और दबंगों के भरोसे जो है उत्तर प्रदेश में, या दंगों और दबंगों के जुगाड़ से उत्तर प्रदेश में जनादेश हासिल करने का षड्यंत्र और साजिश कर रही है, उसमें कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो है वो उनके अभी से कितने हौसले बुलंद हैं, और कहीं गलती से कुछ थोड़ा सा इर्द गिर्द भी सत्ता के अगर ये पहुंच जाए तो ये क्या हासिल करेंगे और किस तरह का जो है वो उत्तर प्रदेश के हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये सफल उत्तर प्रदेश की जनता कभी होने नहीं देगी। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी, वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं, वो हमने सुना है, सबके सामने है, तो सारे सवाल आदिल चौधरी से हैं। इसलिए हमारे संवाददाता संजय शाह ने आदिल चौधरी से बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। आदिल चौधरी ने कहा वो जनता से वोट के जरिए बदला लेने की बात कह रहे थे, उन्होंने किसी तरह की हिंसा की बात नहीं की। जब संजय शाह ने उन्हें काउंटर किया कि उन्होंने बार बार यह कहा कि सरकार बनने के बाद बदला लिया जाएगा, तो सरकार बनने के बाद कौन से वोट से बदला लिया जाएगा, वोट का क्या काम। इस पर आदिल चौधरी ने कहा, जिस तरह से आजम खां के साथ नाइंसाफी हुई है उसका बदला तो लिया जाएगा। जनता अपने अपमान का बदला लेगी। जो कोरोना के अंदर लाखों लोग जो दुनिया छोड़ के गए हैं, जिन्हें दवाई नहीं दी गई, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिन्हें बेड नहीं दिए गए, तो ये सब लोग इनसे बदला लेंगे। आज 100 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, आज गैस का सिलेंडर 950 1000 रुपये का है, आज सरसों का तेल चल रहा है। तो यही तो है, ये 5 साल इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो जनता वोट के द्वारा इनसे बदला लेगी। लेकिन मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, उस वीडियो में इसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। आप परिप्रेक्ष्य आजम खान पे हुए मुकदमे का आप परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं कि उनका बदला लिया जाएगा। तो कोई बात सुना, अब ये जो जिस तरीके से आजम खान साहब पर झूठे इन लोगों ने मुकदमे लगाए, सब लोगों को इन्होंने परेशान किया। अब कोई भी बोलता है किसी के पीछे CBI लगाते हैं, किसी के पीछे ED लगा देते हैं। जब आजम खान साहब पे 80 केस झूठे लगा दिए, सब में वो बरी हो गए, तो कितना गलत ये शोषण कर रहे हैं लोगों का। तो जनता देख रही है इनको, तो जनता इन्हें वोट के द्वारा वो सब इनसे बदला लेंगे। लेकिन आपके इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण करने की नीयत से दिए गए बयान को देखा जा रहा है। एक बात सुनो, हमारे साथ सब समाज है, 80% जनता हमारे साथ है, वो 20% जो इनके साथ है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। हमने कोई गलत बयान नहीं दिया, और ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि चुनाव है, ये बौखला रहे हैं और ये हार रहे हैं बुरी तरीके से, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आदिल के पास इन बातों का जवाब तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के अलायंस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण साधने की कोशिश की गई है, ये तो सबके सामने साफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और RLD ने कई ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है जो पहले से ही जहरीले बयानों के लिए फेमस रहे हैं। अब मौका मिला तो बीजेपी ने इसे इशू बनाया। आज बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयानों के वीडियो जारी किए गए। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी ट्वीट में हाजी तस्लीम, सलमान कुरैशी, असलम चौधरी, अबू आजमी, इमरान मसूद, नाइज हसन और शफीकुर रहमान बर्क के बयान हैं। कैप्शन दिया गया है, वही हवा है, वही सपा है, कोई गलतफहमी में ना रहे, ये लड़ाई 80 बनाम 20 की ही है। मैं आपको बता दूं कि हाजी तस्लीम नजीबाबाद से समाजवादी पार्टी के सिटिंग MLA हैं और इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सलमान कुरैशी बिजनौर में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। असलम चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर धौलाना से चुनाव लड़ रहे हैं।
अबू आदमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इमरान मसूद कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और फिलहाल जेल में हैं। इस बार वो भी कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों की जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों के गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जब भी चुनाव आए, जनवरी के लास्ट के हफ्ते में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पूरे देश चलो मैंने माना, पूरे देश में मुसलमान कितना होगा? कितने %? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, ये लोग 25-31 से ज्यादा चुन कर आए ना, तो मुझे किसी भंगन होंगे, चप्पल का हाथ मिलाकर घुमा देना महलों में, सारे इकट्ठा हो जाए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे छोटी। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इनमें से कई वीडियो पुराने हैं, लेकिन इस माहौल में बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है। सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात, धौलाना सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार असलम चौधरी कह रहे हैं, धमकाने वाले अंदाज में कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे हिसाब किताब करने हैं, जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई उनके बाप से भी बदला लेंगे। असलम चौधरी के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश, हत्या की साजिश जैसे करीब 21 मुकदमे हैं। हालांकि असलम चौधरी का दावा है उनके खिलाफ सिर्फ 10 केस हैं। हमारे संवाददाता संजय शाह ने असलम चौधरी से उनके बदले की धमकी वाले बयान पर सफाई मांगी, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो असलम चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने मुस्लिम लड़कों पर ज्यादती की है, जो मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं, उनका बदला तो जनता लेगी। असलम चौधरी ने कहा जिस घटना की बात वो कर रहे हैं उस पर खुद पुलिस के अफसर कह चुके हैं कि गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, और जहां तक हिसाब लेने की बात है तो उनके कहने का मतलब यह था कि ऊपर वाला इसका हिसाब करेगा। 7 लड़कों के जो गोली मारी गई थी, जिसमें हमारे कप्तान साहब ने, जिले के कप्तान ने, डीएम साहब ने उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था, उसमें मैंने कहा था जब आपकी पुलिस कह रही है कि जो पकड़े जा सकते हैं उन मुलजिमों के 7 लड़कों को पकड़कर एक ही टांग में एक जगह जो गोली मारी थी लोनी के अंदर एक ही जगह पे, आप ये बताइए अगर कोई मुठभेड़ में होगी, आप पुलिस हमारी गोली चलाएगी, क्या तो एक ही जगह गोली लगेगी उनके? तो मैंने उसमें कहा था कि जिस तरीके के वहाँ के विधायक ने लोगों को, अभी पीछे वीडियो देखी होंगी आपने, जिस तरीके के उसको मार रहे हैं, जिस तरीके का लोगों को परेशान करने का, तो मैंने उसके ऊपर कहा था कि जिस तरीके की जास्ती हो रही है, इसका हिसाब, इसका बदला ऊपर वाला लेगा। गरीब पे अत्याचार का बदला ऊपर वाला लेगा, ले रहा है। आज ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, सपा सत्ता में आ रही है, हम सत्ता में आ रहे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के भड़काऊ बयानों के जो वीडियो जारी किए हैं उनमें अबू आजमी भी हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अबू आजमी से पूछा कि भड़काऊ बयान पर उनका क्या कहना है, तो अबू आजमी ने कहा यह सब बीजेपी की साजिश है,
जो भी बीजेपी की जुल्म ज्यादती को उजागर करता है उसे बीजेपी एंटी हिंदू बताकर बदनाम करती है। यह बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है। बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी की रैली में घुस करके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं। बीजेपी के लोग दो हिंदू बच्चों को बिठा करके एक को मुसलमान बना के उससे कहते हैं तू कि हिंदू बच्चे को कि तू मुसलमान बन जा, जब उसकी इंक्वायरी होती है तो दोनों हिंदू रहते हैं। इस तरह की चीजें बीजेपी के लोग देश में रोजाना कर रहे हैं और हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरी बातों को काट करके रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, एक ही बात को कॉमा यहां से लगाओ वहां बात होती है। इस तरह की बातें दिखाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं। इनके पास कोई एम नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। मैं नहीं बल्कि इस देश के 130 करोड़ जनता जो भारतवर्ष के संविधान को मानती है उसे उतर के ऐसे लोगों को सत्ता से उतार देना चाहिए। दोनों तरफ की बात जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने उन बाकी नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश की जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाहिद हसन जेल में है। इमरान मसूद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शफीकुर रहमान बर्क ने गोलमोल बात कही। हाजी तस्लीम मिले नहीं। बाकी दो की बात मैंने आपको सुनवा दी। दोनों कह रहे हैं उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, बदला तो लेंगे। इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं बल्कि गुंडों की लिस्ट जारी की है, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को धमकाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की या प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं है, या बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा शुरू करने के लिए, अपराध करने के लिए, माफियागिरी करने के लिए, पलायन के लिए, विवश करने के लिए, ऐसे अपराधियों की फैक्ट्री लगाने का उत्तर प्रदेश में संदेश है। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट नहीं जारी की है, उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी देने का काम किया कि मेरे पास इस तरह के गुंडे हैं, इस तरह के अपराधी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, किसी ने 10 का कत्ल किया, किसी ने 20 का कत्ल किया है, किसी ने अपहरण किया है, किसी ने महिलाओं के साथ घटनाएं की है। तो ऐसे इस लिस्ट से यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कह लो कि चुनाव से पहले समाप्त पार्टी का अपना सर्टिफिकेट एडवांस में ले लिया। बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी लीडर्स की क्रिमिनल केसेस की लंबी हिस्ट्री गिनवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की लिस्ट को दंगाइयों की लिस्ट बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बेवजह समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम कर रही है। अनुराग भदौरिया ने कहा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने खिलाफ दर्ज केस खुद ही वापस ले लिए और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी केस बना दिए। आपकी सरकार में मुकदमे लगे हैं हमारी पार्टी पे। आपकी 5 साल में सब क्रिमिनल हो गए। इसके पहले कोई क्रिमिनल नहीं था। मैंने सब आके 60-70 साल में क्रिमिनल हो गया अचानक आपकी सरकार आते ही। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार इसके पहले नहीं थी। इसके पहले बीजेपी की सरकार रह चुकी है इस प्रदेश के अंदर में। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके पहले बीएसपी की सरकार रह चुकी है। क्रिमिनल आपने आके आपराधिक मुकदमे आपने पॉलिटिकल लगाए समाजवादियों के ऊपर में। समाजवादी यहां प्रदर्शन करते रहे, आप मुकदमे लगाते रहे। हम जब यहाँ हथरस की बेटी के न्याय मांग रहे थे हम मुकदमे लाद रहे थे। हम महंगाई के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। हम यहाँ बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। हम न्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। आपने लाद के मुकदमे और क्रिमिनल बनाने की कोशिश करे और मुकदमे तो आपने लादे हैं प्रभु। आपके ऊपर तो दंगे भड़काने के मुकदमे हैं, आपके ऊपर तो संगीन मुकदमे हैं। हमारे कौन से मुकदमे हैं? किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और क्या न्याय मांगने के लिए गए तो लाठी मारी, तो आपने यहाँ पे शांति भंग की है मुकदमे और बाद में कुछ नहीं मिला तो क्या करा, गैंगस्टर लगा दो। चलो कोई बात नहीं, झंझट ही खत्म करो। अनुराग भदौरिया तरह तरह के केसेस की याद दिला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता पूरी ताकत से यह साबित करने में लगे हैं कि अखिलेश यादव अपराधियों की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं, अपराधियों को टिकट दिए हैं। आज संजीव बालियान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव अब जेल के अंदर विधानसभा चलाना चाहते हैं। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल पे हैं। ऐसी कोई धारा नहीं बची है इस देश में जिस धारा में समाजवादी पार्टी के ऊपर मुकदमे ना हो। ऐसा लगता है अखिलेश यादव जेल के अंदर विधानसभा चलाना चाहते हैं, विधानसभा में विधानसभा नहीं चलाना चाहते। हम 12 से 17 का आजम खान का यहाँ एक तरह से घोषित मुख्यमंत्री का दौर भूले नहीं है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उस दौर को वापस नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ने 20% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश यादव ने कुछ जिलों में सभी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुरादाबाद की सारी 6 असेंबली सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने टिकट देते वक्त क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं देखा, हिस्ट्री शीट नहीं देखी, सिर्फ यह देखा कि वोट कौन ला सकता है और जीत कौन सकता है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नए नए सहयोगी बने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों के खिलाफ कैंपेन शुरू किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर तो 100 से ज्यादा केस हैं, लेकिन उनकी चर्चा कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के ऊपर 106 मुकदमे हैं। है कोई हिम्मत है, मर्द है कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, क्या वो बता सकता है कि ये 106 मुकदमे जिस एमएलसी के ऊपर है वो किस पार्टी का नेता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को शरण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो इनका जो आरोप है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। यह सही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता एक दूसरे पर आपराधिक छवि वाले नेताओं के नाम गिनाने में लगे हैं, लेकिन इस मामले में बीजेपी ज्यादा हमलावर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनमें से कई बाहुबली हैं, जिन पर हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मुकदमे हैं। बीजेपी से बड़ा इसलिए भी बना रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर लोगों के लिए एक बड़ा इशू है। लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन हुआ, क्रिमिनल्स में डर पैदा हुआ, कई गैंगस्टर्स एनकाउंटर्स में मारे गए, बड़े बड़े अपराधी जेल पहुंच गए। इसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। ये योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी मानते हैं। अब कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग एमएलए चुनकर आएं जो फिर से माहौल खराब करें। कोई नहीं चाहेगा ऐसी सरकार बने जहां पुलिस फिर से अपराधियों को प्रोटेक्शन देने का औजार बन जाए। इसीलिए बीजेपी के नेता ऐसे उम्मीदवारों के बारे में पूरा दम लगाकर बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। 32 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आरपीएन सिंह कुशीनगर के राज परिवार से आते हैं, सैंथवार कुर्मी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पडरौना सीट से विधायक हैं, वो सीट कुशीनगर जिले में ही आती है। इसी सीट से आरपीएन सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा चुके हैं। अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की ज्वाइन कर ली है, इसलिए आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। आज दिल्ली में आरपीएन सिंह ने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। और इसके बाद आरपीएन सिंह ने कहा, कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जिसके साथ वो 3 दशक से जुड़े रहे। अब राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी के साथ जुड़ना जरूरी है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल करने के मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो 2004 से ही ज्योतिराज सिंधिया और आरपीएन सिंह के पीछे पड़े थे कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था ये दोनों अच्छे नेता हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। आखिरकार अब ये दोनों लीडर बीजेपी में आ गए। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था।
कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूँ। सिंधिया जी पहले आगे थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के नेता सख्ते में हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो आरपीएन सिंह को कायर तक कह दिया। सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस में वही रह सकता है जिसके अंदर साहस हो। जो मोदी से डरता है वो कांग्रेस में कैसे रह सकता है। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। हालांकि आरपीएन सिंह को कल ही कांग्रेस ने यूपी में इलेक्शन के लिए कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बनाया था, लेकिन आज जब आरपीएन सिंह बीजेपी चले गए तो कांग्रेस के नेता उन्हें हैवी वेट के बजाय डेड वेट बताने लगे, लाइट वेट कहने लगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जो ईडी और सीबीआई से डरता है वो कांग्रेस में कैसे रह सकता है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। चले गए, कोई बात नहीं है। जो लड़ने वाले होंगे वो रुकेंगे, संघर्ष करने वाले वो होंगे वो रुकेंगे। जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे, जिनको संपत्ति बचानी होगी चले जाएंगे, और जिसको डर नहीं होगा वो लड़ेगा और इस सरकार का मुकाबला करेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज बनना है, संविधान को बचाने की आवाज बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। अब लल्लू जी कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने का असर दिखाई देने लगा है। आज आरपीएन सिंह के साथ कुशीनगर के कई और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पडरौना सीट से जिन मनीष जायसवाल को कांग्रेस से अपना कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार सिंह ने भी पार्टी से रिजाइन किया है। यानी पडरौना से कांग्रेस को अब नया उम्मीदवार खोजना होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक पडरौना सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये मानकर बैठ गए हैं कि बीजेपी इस सीट से आरपीएन सिंह को कैंडिडेट बनाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो एक बार आरपीएन सिंह की मां की जमानत जब्त करवा चुके हैं, जबकि 2 बार आरपीएन सिंह के करीबी नेताओं को चुनाव में बात दे चुके हैं, और अगर आरपीएन सिंह इस बार खुद चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा। आरपीएन सिंह जी आ रहे हैं तो इनको वहां की जनता ने इसीलिए खारिज किया था कि ये 3 बार विधायक होने के बावजूद भी जनता के बीच में कभी जाते नहीं थे, गाड़ी से उतरते नहीं थे। हफ्ता 10 दिन में एक आध बार चुनाव के दौरान जाते भी थे तो गाड़ी में बैठे बैठे हुए वोट मांगते थे। मेरे जाने के बाद अब गाड़ी से उतरना भी जान गए, जनता के बीच में जाना भी जान गए, हाथ जोड़ना भी जान गए। लेकिन सब जानते हैं ये राजमहल में पैदा हुए हैं और वो दरबार कहा जाता है, इनका महल आज भी दरबार कहा जाता है। और उस दरबार में स्वाभाविक रूप से गरीब व्यक्ति की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से जिन उम्मीदों को पाल करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको कांग्रेस से अपने यहां लिया है, प्रत्याशी बनाने पर सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये भी दांव बुरी तरह से पिटेगा और आरपीएन प्रत्याशी बनते हैं तो बुरी तरह से हारेंगे। हालांकि अभी आरपीएन सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्लियर किया कि वो पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे की बात है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शन में आरपीएन सिंह उन्हें हरा चुके हैं। आज चाहे कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह को लाइटवेट कहें, लेकिन आरपीएन सिंह राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। राहुल गांधी ने जब 2016 में यूपी के देवरिया से खाट यात्रा शुरू की थी तो यही आरपीएन सिंह उसके फोरफ्रंट में थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इलाके में आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े प्रभावी नेता माने जाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने युवा नेताओं की एक टीम बनाई थी। आरपीएन सिंह की उस टीम में जगह थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी उसी टीम का हिस्सा थे। ये तीनों अब बीजेपी में हैं। राहुल गांधी इन नेताओं को डरपोक कह सकते हैं, कायर कह सकते हैं, पर लोग ये तो पूछेंगे अगर इन लोगों की हैसियत नहीं थी, ये डरपोक थे, कायर थे, तो चुन चुनकर उन्हीं को मंत्री क्यों बनाया गया था। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा क्या वजह है कि आज हिम्मत बिस्वा शर्मा और अमरिंदर सिंह जैसे पुराने दिग्गज बीजेपी के साथ खड़े हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है वो तो आरपीएन सिंह की मिसाइल का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने के लिए करेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी को हराकर ही दम लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने के बाद आज पहली बार उनकी बेटी और बीजेपी की एमपी संघमित्रा मौर्य अपने संसदीय क्षेत्र बदायूं पहुंची। संघमित्रा मौर्य बदायूं सदर की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेश चंद्र गुप्ता के नॉमिनेशन में शामिल हुई। इस मौके पर संघमित्रा ने कहा कि बदायूं की सभी 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। जब उससे पूछा गया कि क्या उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बदायूं में चुनाव प्रचार करने आए तो क्या होगा, इस पर संघमित्रा ने कहा वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की जीत के लिए ही काम करेंगी। दोनों ही क्यों, मैं तो कहूंगी पूरे बदायूं 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। आपके पिताजी समाजवादी में चले गए हैं, वो समाजवादी को लड़ा रहे हैं, आप बदायूं में किसको लड़ाएंगे? निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाऊंगी। संघमित्रा की परेशानी समझी जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, पिता की छत्रछाया में राजनीतिक कदम रखा, लेकिन पिता ने उनसे बात किए बिना बीजेपी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि आज संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो राज्य की और केंद्र की सियासत को अलग अलग समझती हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिता तुल्य मानती हैं, उन्हें मोदी पर भरोसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की परेशानी यह है कि बेटी बीजेपी के साथ है और समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तमाम कोशिश के बाद भी उनके बेटे को रायबरेली ऊंचाहार सीट से टिकट नहीं दिया, वहां से किसी और को खड़ा कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।